जय हिंद दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रकाश एजुकेशन हब आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज़ लेके आया है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक सप्ताह आपके लिए करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज की ये टेस्ट सीरीज़ है या जो सीरीज़ है करंट अफेयर की, इसको हम प्रारंभ करते हैं। ठीक, यूएनओ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष मनाने का क्या किया है, निश्चय किया है। यूएनओ ने मिलेट्स की इंपॉर्टेंस देखते हुए वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निश्चय किया है, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। जब आप बात यूएनओ की हो रही है तो हम आपको बताते चलें कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। 24 अक्टूबर को स्थापना होने के कारण ही हम 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, यूएनओ दिवस मनाते हैं। यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। यूएसए के अंदर एक सिटी है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो मैं आपको बताता चलूं, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछ ले कि गगनचुंबी इमारतों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अगर न्यूयॉर्क के अभी वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव की बात करें, तो वर्तमान में इसके महासचिव एंटेरियो गुटेरिस है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, एंटेरियो गुटेरिस। मैं आपको फिर से बता दूं, यूएनओ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को अपन मनाते हैं। यूएनओ के अंदर इसके जो महासचिव है वो एंटेरियो गुटेरिस है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के, ये ब्लड लिख दिया है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया है। एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जो इस पद के लिए चुने गए हैं। आपको पता होना चाहिए, ब्रेटन वुड सम्मेलन से दो संस्थाओं का उदय हुआ था। कौन सा सम्मेलन है, ब्रेटन वुड सम्मेलन। ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन से कितनी संस्थाओं का उदय हुआ है, दो संस्थाओं का उदय हुआ है। एक संस्था का नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक, और दूसरी संस्था का नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरी का नाम है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। अगर IMF के हेड की बात करें तो इसकी है क्रिस्टीना जॉर्जिया। IMF के हेड कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिया। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा। ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो एशिया के बने हैं इस पद के ऊपर। अगर इन दोनों के हेडक्वार्टर की बात करें, इन दोनों के मुख्यालय की बात करें, तो एक ही जगह पे होगा, उसका नाम होगा वॉशिंगटन DC। अगर अपन बात करें यूएसए की राजधानी का नाम क्या है, तो यूएसए की राजधानी भी वॉशिंगटन DC है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक के अंदर सदस्य देशों की बात करें तो कुल 81-89 इसके क्या है, सदस्य हैं। अगर IMF के सदस्य देशों की बात करें तो इसके कुल सदस्य देश हैं 190, और इसका नवीनतम सदस्य देश एंडोरा है। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ करना चाहता हूँ। ब्रेटन वुड सम्मेलन से दो संस्थाओं का उदय हुआ है। एक संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरी संस्था का नाम है IMF। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन से किन दो संस्थाओं का उदय हुआ है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें जिसमें टोटल 189 सदस्य देश हैं और इसके हेड हैं अजय बंगा जो भारत के हैं। अगर IMF की बात करें तो क्रिस्टीना जॉर्जिया इसकी क्या है, हेड है, ठीक है। 190 इसमें देश हैं और नवीनतम इसका सदस्य देश एंडोरा है। अगर दोनों के हेडक्वार्टर की बात करें तो एक ही जगह होगा और उस जगह का नाम है वॉशिंगटन DC, जो यूएसए के अंदर है।
और ये यूएसए की कैपिटल भी है, और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। राइट टू वोक का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। आपको पता होना चाहिए कि देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है पंजाब, जिसने राइट टू वॉक का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, अर्थात पैदल चलने वालों का इसने क्या दिया है? अधिकार दिया है। पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब के सीएम की बात कर सकते हैं। पंजाब के अगर पहली बात करें राज्यपाल, गवर्नर कौन है इनके? BL पुरोहित गवर्नर है। अगर इनके सीएम की बात करें तो भगवंत मान यहाँ के सीएम बने हैं। अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे क्या है? सरकार है। पंजाब के अंदर किस पार्टी की सरकार है? आम आदमी पार्टी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान के अंदर चुनाव आयोग भाग 15 के अंदर आता है, ठीक है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की बात करें तो संविधान के कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 15 में आता है। आर्टिकल 324 से 329 तक इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वर्तमान में अगर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राजीव कुमार है। आपको बताता चलूं, वर्तमान में भारत के अंदर नेशनल पार्टी की संख्या 6 हो गई है, ठीक है। इससे पहले भारत के अंदर नेशनल पार्टी की संख्या कितनी थी? 8 थी। 3 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है और 1 पार्टी को दर्जा वापस दे दिया गया है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में नेशनल पार्टी की कुल संख्या 6 है। नेशनल पार्टी का संख्या जो दर्जा जिस पार्टी को प्राप्त हो जाता है वो 10 साल तक बना रहता है। जिन 3 पार्टियों को नेशनल पार्टी के दर्जे से हटाया गया है, उन 3 पार्टियों का मैं नाम आपको बता सकता हूँ। करंट अफेयर की क्लास है तो बहुत ज्यादा इसमें क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नेशनल पार्टी की सदस्यता होने वाले दल। इस सीरीज के अंदर मैं बात करूं तो पहले दल का नाम है आपके तृणमूल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है 2 फूल। दूसरी पार्टी की अपन बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ है, ठीक है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और तीसरी पार्टी है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है, ठीक है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने वर्तमान के अंदर 3 जो पार्टियां हैं उनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया। तीनों पार्टियों के नाम अपन ने देख लिए हैं और एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। इस प्रकार देश में नेशनल पार्टी की संख्या कुल कितनी हो गई है? 6 हो गई है। आपको एक बात और भी बताता चलूं, वर्तमान में चुनाव करने की न्यूनतम आयु सीमा, वोट डालने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ये कब किया गया था? ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रक्रिया कर गई है। इसके अंदर आपको बताता चलूं, तारकुंडे समिति की सिफारिश के ऊपर ये डिसीजन लिया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 326A के अंदर संशोधन करके इसकी आयु सीमा को घटा के कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। अब देश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, वो लड़ नहीं सकता, वोट दे सकता है, ठीक।
एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। राइट टू वोट का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित हैं और पंजाब के CM भगवंत मान है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। आम आदमी पार्टी अभी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आम आदमी पार्टी को अभी नेशनल पार्टी का क्या मिल चुका है? दर्जा मिल चुका है। देश के अंदर नेशनल पार्टी की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। 3 पार्टियां जिनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था, उन पार्टियों के नाम मैं आपको बताता चलूं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह 2 फूल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और भारतीय मार्क्सवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है। ठीक है। चुनाव आयोग ने वोट डालने की जो सीमा है, आयु सीमा है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी थी। 61वां संविधान संशोधन VM तारकुंडे समिति सिफारिश पे लाया गया था और ये अनुच्छेद 326 के अंदर संशोधन करके आयु सीमा को चेंज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 42वां आसियान सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ है 2023 के अंदर। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान एक क्षेत्रीय दल है। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को जकार्ता इंडोनेशिया, यहाँ पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका क्या मिलता है? आपको हेडक्वार्टर मिलता है। ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कुल कितनी है। सदस्य देशों की संख्या कौन सी है? 11 है। मैं आपको आगे बताता चलूं। इनके 11 सदस्य देशों को याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है, TV CL IP MBBS। T से तो हो जाएगा थाईलैंड, V से हो जाएगा आपका वियतनाम, C से हो जाएगा आपका कंबोडिया, L से हो जाएगा लाओस, I से आपका हो जाएगा खुद इंडोनेशिया, P से हो जाएगा फिलीपींस, M से हो जाएगा आपका मलेशिया, ये B है। B से आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि B से किसी देश का पुराना नाम बर्मा है और हम जानते हैं कि म्यांमार का पुराना नाम आपको क्या मिलेगा? बर्मा मिलेगा। ये ट्रिक के अंदर सेट करने के लिए अपन ने ये लिख लिया बर्मा। बर्मा की जगह अपन वर्मा नाम लिख सकते हैं म्यांमार। B, इस B से बनेगा ब्रुनेई और S से बनेगा सिंगापुर। ठीक है। इस प्रकार ये 10 सदस्य देश हो गए। हमने देखे थे कि इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11 है। तो हम देख सकते हैं कि 10 सदस्य देश तो अपन को ट्रिक के माध्यम से याद हो ही चुके हैं। और 11वां सदस्य देश में आपको बताता चलूं, 11वां नवीनतम सदस्य देश पूर्वी तिमोर। 11वां नवीनतम सदस्य देश पूर्वी तिमोर, या इसे इंग्लिश में तिमोर डिस्टे भी कहते हैं। ठीक है। मैं आपको एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूं। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। जब बात आसियान सम्मेलन की आ रही है तो हम आसियान के बारे में जान सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन इसका क्या है? पूरा नाम है। स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 को ये क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया पे, यहाँ पे इसका क्या मिलता है? हेडक्वार्टर मिलता है। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 11 है। एग्जाम में पूछ सकते हैं 11 सदस्य देश कौन कौन से? हम बता सकते हैं टीवी क्लिप MBBS। इन सदस्य देशों को याद रखने की क्या है? ट्रिक है। T से हो गया थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया।
पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से बर्मा जो पुराना नाम है। आपके ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सकता है कि किस देश का पुराना नाम बर्मा है। हम बता सकते हैं म्यांमार का पुराना नाम हमें क्या मिलता है, बर्मा मिलता है। बी से ब्रुनेई हो जाएगा, एस से सिंगापुर हो जाएगा। 10 देश अपने ट्रिक से माध्यम से याद कर लिए। और 11वां सदस्य देश जो नवीनतम बना है उसका नाम कौन सा है, पूर्वी तिमोर है। इस प्रकार हमने आसियान के बारे में पूरा जान लिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, सुलेखा यादव। इस क्वेश्चन को तो आप वीआईपी कर लेना, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां तक अपन सब लोग जानते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में जो सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है उसका नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है। इसकी मैक्सिमम स्पीड अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। चेन्नई फैक्ट्री के अंदर इसका क्या हुआ है, चेन्नई फैक्ट्री में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जब वंदे भारत एक्सप्रेस की बात आती है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई और कब चलाई गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 फरवरी 2019 को यह ट्रेन सबसे पहले चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी। कहां से कहां तक, नई दिल्ली से वाराणसी तक ये ट्रेन चली थी, ठीक है। तो अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, सुलेखा यादव है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को चली थी। इसका निर्माण चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है और नई दिल्ली से ये आपके वाराणसी तक चली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वायुसेना लड़ाकू यूनिट की प्रथम महिला कमांडर शैलजा धामी है। महिलाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आपको ये बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि वायुसेना की जो कमांडर है जो लड़ाकू विमानों के अंदर, उसका नाम क्या है, शैलजा धामी है। जब बात वायुसेना की आ रही है तो मैं आपको वायुसेना के लिए 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष हम 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं। मैं आपको बता दूं वर्तमान में वायुसेना प्रमुख पंकज मोहन सिन्हा है। ये अभी 2023 में भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि वायुसेना के अंदर जो लड़ाकू यूनिट है उसकी पहली महिला कमांडर का नाम क्या है, शैलजा धामी है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और जो वायुसेना प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है, पंकज मोहन सिन्हा है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपन ने वायुसेना ने आपके राफेल विमान खरीदे हैं। हाल ही में राफेल विमान किसने खरीदे हैं, भारत की वायुसेना यूज ले रही है। और ये उत्तम तकनीक का क्या है, विमान है। और ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से खरीदा गया है, ठीक है। और फ्रांस की जिस कंपनी से लिया गया उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट कंपनी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 VVVVIP सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो कौन सा है, चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है पी वीर मुथु वेल, ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये कौन है, डायरेक्टर हैं। इसरो के डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, चंद्रयान 3 के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जिनका नाम क्या है, पी वीर मुथु वेल, ठीक है। आपको चंद्रयान की जब बात हो रही है तो मैं आपको चंद्रयान 3, 2, 1 सब के बारे में बताने की चेष्टा करूंगा। अपन सबसे पहले अगर बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट का आयोजन, ये चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था, चंद्रयान फर्स्ट आपको डेट याद रखनी है 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया। जब 22 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान छोड़ा गया था तो ये किस यान के द्वारा चंद्रमा के कक्षा तक पहुंचाया गया था, ठीक है। तो उस यान का नाम याद रखना है PSLV C11। ये थोड़ा आपको याद रखने में कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको अगर पता हो तो चंद्रमा के ऊपर जो पहला यान इंसान को लेके गया था उसका नाम क्या था, अपोलो 11 विमान का नाम था, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे और उसके बाद में बज एल्ड्रिन वहां पे उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो उस विमान के नाम से आप याद रख सकते हो PSLV C11 इसका नाम है।
आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका क्या है, पूरा नाम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया है। पीएसएलवी C11 से इसे हमने छोड़ा था। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अपन बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डेट वही रहेगी, 22 है, महीना चेंज हो जाएगा, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 जिस तारीख को छोड़ा गया था उस तारीख का नाम है 22 जुलाई 2019 को। यान का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यान का नाम हो जाएगा GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3। आपको GSLV का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, GSLV का पूरा नाम क्या है, ठीक है। जी से जियो सिंक्रोनोसिस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनोसिस लॉन्च व्हीकल। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथक रहता है कि चंद्रयान 2 का क्या हो गया, विफल हो गया था प्रक्षेपण। ये चंद्रयान 2 विफल नहीं हुआ था। मैं आपको बताता चलूं कि चंद्रयान, अगर सपोज करिए कि ये आपके चांद है, ये आपके चांद है, तो चंद्रयान के अंदर 2 पार्ट थे। एक पार्ट का नाम क्या था, जो इसके ऑर्बिट के अंदर क्या लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था, ठीक है। तो चंद्रमा का जो ऑर्बिटर है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, वो आज भी क्या लगा रहा है, सक्सेसफुली चक्कर लगा रहा है। इस चंद्रयान से उतर के एक गया था, उसका नाम था लैंडर, और लैंडर ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए लैंडर वाला पार्ट क्या हो गया था, असफल हो गया था। चंद्रयान 2 पूर्णतः सफल नहीं कह सकते, लेकिन 90% हम इसको सफल भी बता सकते हैं। ये 90% क्या रहा था, सफल रहा था। और आज भी ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट सूचनाएं हमें प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को किया गया। प्रक्षेपण कब किया गया है, 14 जुलाई 2023 को किया गया है। लेकिन उसने चांद के ऊपर लैंड कब किया था, तो आपको चांद की लैंडिंग की डेट याद रखनी है, 23 अगस्त 2023 को इसने क्या किया था, चांद के ऊपर लैंड किया था। जब चंद्रयान ने लैंड किया था तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रयान को लेके जाने वाला विमान कौन सा था। आपको याद रखना है LMV मार्क 3, इसको लेके जाने वाले विमान का नाम है। सेम वही सिस्टम यहाँ पे भी हुआ है कि ऑर्बिटर कक्षा के अंदर क्या लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। यहां से जो चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंड किया उसका नाम क्या था, लैंडर है, ठीक है। और लैंडर का नाम क्या है, लैंडर विक्रम है, जिसने चंद्रमा की सतह के ऊपर क्या किया, लैंड किया है। विक्रम के लैंड सफलतापूर्वक होने के बाद में उसके दरवाजे खुले, उन दरवाजों से एक जो अपना मशीनी टूल निकला उसका नाम क्या है, रोवर है। रोवर को अपने नाम दिया है विक्रम लैंडर, और रोवर का नाम क्या रखा है, प्रज्ञान रखा है, ठीक है। इस प्रकार चंद्रमा जो 3 है, चंद्रयान 3 है, वो सक्सेसफुल रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर अगर किसी देश ने यान को लैंड करवाया है तो विश्व का वो पहला देश कौन बना है, भारत बना है। इस प्रकार इसरो ने अपनी इस मामले में अपनी शक्ति विश्व के अंदर लोहा मनवाया अपनी शक्ति का। मैं आपको इसरो के बारे में बता चलूं, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ISRO, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। 19 कब की स्थापना हुई है, 69 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलोर के अंदर है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलोर के अंदर ही है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के जो वर्तमान में हेड है उनका नाम क्या है? इसरो के जो वर्तमान में प्रमुख हैं, इसरो के वर्तमान में प्रमुख है एस सोमनाथ। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो की टैगलाइन क्या है। ठीक है, टैगलाइन से सवाल जरूर पूछा जाता है, तो टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अच्छा, यहाँ इसरो ने, जब अपन इसरो की बात हो रही है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इसरो ने जो सबसे पहले अपना यान छोड़ा था उस यान का क्या नाम है? तो उस यान का नाम क्या है? आर्यभट्ट। इसके ऊपर वीआईपी कर लेना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवाता चलूं। चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर की बात हो रही है, तो डायरेक्टर का नाम है पी वीर मुथु वेल। ठीक है, चंद्रमा के डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथु वेल है। ये चंद्रयान 3 के डायरेक्टर हैं। लेकिन अगर इसरो के डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया? 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया। जिस यान का नाम है उस यान का नाम है PSLV C11। ठीक है, C11 अपोलो 11 से भी आप याद रख सकते हो। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। डेट वही सेम रहेगी, महीना चेंज हुआ है, वो अक्टूबर है, ये जुलाई है। ठीक है, GSLV मार्क 3 से ये छोड़ा गया है। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनोसिस लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को यहां से प्रक्षेपित किया गया था और चांद के ऊपर जो चंद्रयान का लैंडर है उसने लैंड किया, उसकी तारीख क्या रहेगी? 23 अगस्त 2023 रहेगी। आपको पता होना चाहिए भारत ऐसा करने वाला, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड करवाने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, इसको यान, जिस यान से छोड़ा गया था उसका नाम है LMV लाइट मोटर व्हीकल मार्क 3 है। ठीक है, लैंडर विक्रम यहाँ पे उसने लैंड किया है और वहां से जो बाहर जाके उसने अनुसंधान कार्य करेगा उसका नाम क्या रहेगा? रोवर प्रज्ञान रहेगा। अपन बात कर सकते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, इसरो के अभी जो वर्तमान में प्रमुख है उनका नाम एस सोमनाथ है। इसरो की टैगलाइन मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। जैसे DRDO की पिछले बार RS के एग्जाम में पूछा गया था कि DRDO की टैगलाइन क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए बलस्य मूलम विज्ञानम। किसकी टैगलाइन है? DRDO की। इसी प्रकार इसरो की टैगलाइन भी हमें पता है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो के द्वारा जो पहला यान छोड़ा गया था उस यान का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। योग दिवस। योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया। आप सबको पता है कि प्रतिवर्ष हम 21 जून को, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व क्या मनाता है? योग दिवस के रूप में मनाता है। योग दिवस 2023 की अगर थीम की बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। योग दिवस की थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए क्या है? योग है। जब योग दिवस की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में जो योग दिवस मनाया गया है ये कौन से नंबर का है? 9th नंबर का योग दिवस है। योग दिवस मनाने की घोषणा कब हुई है? तो 2014 के अंदर हुई है। और पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। ठीक है, योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 2023 का जो योग दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग है। योग दिवस मनाने की घोषणा 2014 के अंदर हुई। पहली बार कब मनाया गया? तो
21 जून 2015 को मनाया गया है। इस प्रकार हम देखेंगे तो 2023 के अंदर कौन सा नंबर का आता है, 9th नंबर का आता है। ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन सा योग दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट की प्रथम महिला एम्पायर। अपने को पता है कि अगर कहीं भी महिलाओं की बात आती है तो उसे अपने को जरूर याद रखना है। T20 के बारे में बात आ रही है। T20 क्रिकेट के अंदर एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला का नाम क्या बना है, किम कॉटन। T20 की बात आ रही है, अभी T20 हुई थी, आप सबको पता होना चाहिए किसके बीच में जो फाइनल है वो खेला गया था। तो एक तो क्या थी, गुजरात थी, और एक कौन सी थी, चेन्नई सुपर किंग थी। जीतने वाली कौन थी, चेन्नई सुपर किंग थी। ठीक है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि एक तो गोल्डन पर्पल कैप दी जाती है और एक कौन सी कैप दी जाती है, ऑरेंज कैप दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। गज उत्सव। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, असम के अंदर मनाया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गज उत्सव वर्तमान में कहाँ मनाया गया था। ठीक है, वैसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथियों का घर किस अभ्यारण्य को कहते हैं, किस नेशनल पार्क को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथी या प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया, 1992 के अंदर चलाया गया है। हाथी दिवस कब मनाते हैं, हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो हाथी दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। असम के अंदर नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क जिसके लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है एक सिंग वाला गेंडा, राइनासोर्स। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। इसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइनोसोर्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीआईपी है। ठीक है, कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन ये बन गया, राइनासोर्स के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया। हाथी, प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट टाइगर है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट सॉरी, ये कब से शुरू हुआ था, तो 1992 से ये स्टार्ट हुआ है। हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं, हाथी दिवस मनाते हैं। अगर आसाम के अंदर और भी नेशनल पार्क की बात आ जाए तो आप बता सकते हो कि मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी आसाम में। आप बता सकते हो कि नामेरी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, आसाम में। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये दो नेशनल पार्क हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, आसाम के अंदर मिलेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका वर्तमान के अंदर नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है, अगर भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क की अगर बात करें, हेमिसाई नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये आपके लद्दाख के अंदर मिलता है। अगर आपके सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर मिलता है। इस प्रकार हमने बहुत सारे फैक्ट देखे हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। गज महोत्सव, गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर। अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 के अंदर ही स्टार्ट हुआ है। हाथी दिवस कब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो काजीरंगा है प्रॉपर किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा या राइनासोर्स के लिए आपको क्या मिलता है, फेमस मिलता है। अगर असम के अंदर और नेशनल पार्क की अपन बात करें तो असम के अंदर आपको मानस नेशनल पार्क भी मिलेगा, नामेरी नेशनल पार्क भी मिलेगा, और फिर मैंने आपको बताया कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क है। अगर भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिसाई नेशनल पार्क जो लद्दाख में स्थित है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर आपको पूछा है कि हाथियों का घर किस नेशनल पार्क को कहते हैं, तो पेरियार नेशनल पार्क है केरल के अंदर, पेरियार नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है। पेरियार नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, हाथियों का घर कहते हैं। पेरियार नदी भी कहां से निकलती है, तो केरल की नदी है। पेरियार नदी भी कहां की है, जाहिर सी बात है केरल की होगी। शिवगिरी की पहाड़ियों से पेरियार नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं।
3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन फर्स्ट है, VVIP, ठीक है। 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरोन फर्स्ट है। 3D प्रिंटेड आपको पता है टेक्निक है, नवीन टेक्निक है, जिसका प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष के अंदर अपन ने पहली बार क्या बनाया है? एक रॉकेट बनाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? टेरोन फर्स्ट है, ठीक है। जब आपको 3D टेक्निक की बात हो रही है तो एक आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 3D प्रिंटेड टेक्निक से बना हुआ देश का या विश्व का पहला पुल कौन सा है? नीदरलैंड के अंदर बनाया गया। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, सोच सकते हो कि आप 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो चुकी है कि उससे अपन ने क्या बना दिया? रॉकेट बना दिए हैं। अपन क्या बना रहे हैं? पुल बना रहे हैं। जब बात नीदरलैंड की हो रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि नीदरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? एम्स्टर्डम है। अगर नीदरलैंड की प्रमुख सिटी है जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो उसका नाम क्या है? हेग। और हेग क्यों अपन पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ पे है? हेग के अंदर है। और हेग आपको पता ही है नीदरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करी जाए कुल न्यायाधीश कितने हैं? 15 हैं। और अगर इसमें बात करेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? 9 साल का। इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। अपने लिए थोड़ी गर्व करने वाली बात यह भी हो जाती है कि भारत के वर्तमान में दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कार्यरत हैं, जो जोधपुर से अपने संबंध रखते हैं। वर्तमान के अंदर भारत के दलवीर भंडारी कार्यरत है। अगर आपको इंटरनेशनल जो जस्टिस है इसके हेड की बात करें, इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? जॉन डोनेग। जॉन डोनेग इसके वर्तमान में क्या है? प्रमुख है। अगर आपको यह भी पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत के पहले व्यक्ति कौन चुने गए थे तो उसका नाम होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन फर्स्ट है, VVIP है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरोन फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। 3D प्रिंटेड की बात करें तो 3D प्रिंटेड से आपका पहला पुल बना था, उस पुल का नाम क्या है? जिस देश में बना है वो नीदरलैंड का है। नीदरलैंड की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के प्रमुख शहर की बात करें तो उसका नाम क्या है? हेग नीदरलैंड है, ठीक है। हेग इसका प्रमुख शहर है। अब जब हेग की बात हो रही है तो हमें पता है कि हेग के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो 9 साल इनका टेन्योर होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान में हेड है उनकी बात करें तो हमें पता है उनका नाम जॉन डोनेग है। अगर वर्तमान के अंदर इसमें भारत के कोई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनका नाम हमें पता है दलवीर भंडारी है। और भारत के पहले व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने उनका नाम क्या है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर राजा आम को जीआई टैग मिला है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुंदर राजा आम जिसे हाल ही में जीआई टैग का प्रमाण मिला है, ये सुंदर राजा आम किस राज्य से संबंध रखता है? तो हम बता सकते हैं इस राज्य का नाम क्या है? एमपी है। एमपी को अपन क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। एमपी को कौन सा स्टेट कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है। एमपी के अंदर, अच्छा टाइगर की बात आ रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे अपन ने हाथी प्रोजेक्ट पढ़ा था, प्रोजेक्ट हाथी 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो वैसे ही आपको प्रोजेक्ट टाइगर पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर
1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक, देश के अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट है अभी कितने चल रहे हैं, तो अभी टाइगर प्रोजेक्ट है वो नवीनतम जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको घोषणा मिली है या मंजूरी मिली है, उसका कौन सा है, धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन से नंबर का आता है, तो ये 55 नंबर का आता है। 54 की अगर अपन बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, रानीपुर। अच्छा, धौलपुर टाइगर रिजर्व आप सबको पता है, धौलपुर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पे होगा, यूपी के अंदर होगा। अगर 53 की बात करें तो गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला, रानी तिमोर पिंगला, ये कहां पे है, आपके छत्तीसगढ़ में। अगर कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि धान का कटोरा किस स्टेट को कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 1973 को। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, टाइगर दिवस कब मनाते हैं। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, टाइगर दिवस मनाते हैं। ठीक है, देश के अंदर अगर वर्तमान में टाइगर की संख्या की बात करें, कुल टाइगर कितने हैं, 3167 टाइगर हैं देश के अंदर, कुल टाइगर हैं। मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ। सुंदर राजा आम को जीआई टैग मिला है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुंदर राजा आम किस राज्य से संबंध रखता है, एमपी से रखता है। एमपी को हम क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, जिसके वर्तमान के अंदर सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, टाइगर स्टेट एमपी को कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 1973 को ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। टाइगर दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। अपन ने अभी पढ़ा है कि हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जुलाई को अपन क्या मनाते हैं, हाथी दिवस मनाते हैं। और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू हुआ था, जबकि ये कब शुरू हो चुका है, 1973 के अंदर स्टार्ट हो चुका है। देश के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, तो 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। जो नवीनतम मंजूरी मिली है उसका नाम है धौलपुर टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे, राजस्थान में। अगर इससे पहले वाले की बात करें तो उसका नाम क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। अगर इससे भी पहले वाले की बात करें तो उसका नाम कौन सा होगा, गुरु घासीदास रानी तिमोर पिंगला, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आर्टेमिस मिशन 2 के तहत चुनी गई पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच। जितने ज्यादा वीआईपी लगा सकते हो उतना ज्यादा वीआईपी लगा लेना, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पक्का पूछने की संभावना है कि आर्टेमिस मिशन 2 के तहत चुनी गई पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, क्रिस्टीना कोच होगा। आपको पता होना चाहिए कि आर्टेमिस मिशन क्या है, तो ये नासा का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है, नासा का प्रोग्राम है। नासा क्या करेगा, इंसान को भेजेगा, कहां पे भेजेगा, चांद की ऑर्बिटर पे भेजेगा। ध्यान रहे कि ये चांद की कक्षा के ऊपर लैंड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चांद के ऑर्बिटर के अंदर जाएंगे, इंसान जाएंगे, जिसमें बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री और भी हैं। लेकिन इन अंतरिक्ष यात्रियों के अंदर एकमात्र महिला कौन चुनी गई है, तो उसका नाम कौन होगा, क्रिस्टीना कोच होगा। ठीक है, नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अपने को अच्छे से पता है कि नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। मैथेनॉल से भारत के अंदर फर्स्ट बस कौन सी चली है। ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मैथेनॉल से जहाँ पे बस चलाई है उस राज्य का नाम क्या है, कर्नाटक है, और उस सिटी का नाम क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु की जब बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के अंदर भी ध्यान रहे कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, बेंगलुरु है। अगर विश्व की सिलिकॉन वैली की बात करें तो विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सी है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है। तो वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कौन सी है, विश्व की सिलिकॉन वैली का नाम कौन सा है, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए के अंदर।
सिलिकॉन वैली क्यों बोला जाता है? आप सबको पता है कि आईटी उद्योग जहाँ पे सर्वाधिक विकास हुआ उस जगह का नाम भारत में कौन सा है? बेंगलोर है। और आईटी उद्योग के अंदर जो चिप यूज होती है वो सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है। आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सुपरबग के खिलाफ जीवाणुरोधी अणु खोजा है सबसे पहले। अभी जो खोजा गया है वो किसने? आईआईटी रुड़की ने खोजा है। एग्जाम के अंदर इसके आने की संभावना है बहुत ज्यादा प्रबल है कि सुपरबग जो जीवाणु है उसके खिलाफ के अंदर जो आईटी ये अणु खोजा गया वो किसने खोजा है? आईआईटी रुड़की ने खोजा है। जब जीवाणु की बात आ रही है तो मैं आपको बताता चलूं, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। इसका इंग्लिश और हिंदी नाम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। इसकी खोज किसने करी है? ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। अगर सुपरबग के खिलाफ जीवाणुरोधी अणु की बात करें तो किसका आ जाएगा? आईआईटी रुड़की का आ जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें कि ओवरऑल बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने खोजा था, तो हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया को खोजने वाले कौन है? ल्यूवेन हॉक है। ल्यूवेन हॉक वही व्यक्ति है जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी है। आप सबको पता होना चाहिए कोशिका जो सबसे पहले खोजी गई थी, मैं आपको बताता चलूं, कोशिका इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेल। और कोशिका के अध्ययन को ही अपन क्या कहते हैं? कोशिका का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जो मानव ने सबसे पहले जो कोशिका खोजी थी, कोशिका दो प्रकार की थी। दो प्रकार की इसलिए रखते हैं जो पहली खोजी गई कोशिका है, फर्स्ट खोजी गई कोशिका, ये खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोजी गई है ये किस प्रकार की कोशिका है? मृत कोशिका है। जो फर्स्ट जीवित कोशिका है वो खोजने वाले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने जीवाणु की खोज करी है उन्होंने इसकी खोज करी है। तो जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जीवाणु की खोज करी है। और इन्होंने किसकी खोज करी है? जीवित कोशिका की। जबकि आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने किसकी खोज करी है? मृत कोशिका की खोज करी है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। तो कोशिका का सेंटर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कोशिका का केंद्रक। अगर कोशिका केंद्रक की खोज की बात है तो नाम थोड़ा सिमिलर है, उसका नाम क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अगर आपको कोशिका के केंद्र की बात है तो कोशिका केंद्र किसने खोजा है? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। अगर मृत कोशिका की बात है तो रॉबर्ट हुक ने इसको क्या किया है? खोजा है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए अंडाणु होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु होती है। आगे बढ़ते हैं अपन। माउंट मेरापी ज्वालामुखी को हाल ही में कहाँ पे विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि आसियान का शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ पे हुआ है? जो 42 नंबर का था, तो वो भी कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। अब अपन देख रहे हैं कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसका अभी विस्फोट हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश के अंदर है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। जब बात इंडोनेशिया की हो रही है तो दो तीन चीजें मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बताता चलूं। एक तो अभी अपन ने पढ़ा था आसियान मुख्यालय। अभी वर्तमान के अंदर इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अभी चेंज हुई नहीं है, राजधानी चेंज होने की घोषणा हो चुकी है। नवीनतम राजधानी कौन सी होगी? नुसंतारा। इंडोनेशिया की नवीनतम राजधानी का क्या नाम रहेगा? नुसंतारा। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है तो उसका नाम भी क्या होगा? इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा?
इंडोनेशिया। अगर आपको यहीं पे पूछ ले कि विश्व के अंदर सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो उस देश का नाम भी क्या होगा, इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। हाँ, अगर आपको पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उस द्वीप का नाम कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है, डेनमार्क के अंडर में आता है, और डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, कोपेनहेगन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा होगा, ग्रीनलैंड होगा, जो किसके अधीन आता है, डेनमार्क के, और डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, कोपेनहेगन। वहीं अगर आपको पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम के अंदर बना है। तीनों चीजों के अंदर अंतर आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश की बात करें तो कौन सा होगा, इंडोनेशिया होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो कौन सा होगा, ग्रीनलैंड होगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप की बात होगी तो मांजुली द्वीप होगा। और मांजुली द्वीप कहाँ पे, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसका मिलता है। ठीक है, वापस बता देता हूँ, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ है, हाल में इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। इंडोनेशिया की जब बात हो रही है, 2 4 5 चीजें अपन और देख लेते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे था, इंडोनेशिया के अंदर था। नवीनतम इसकी राजधानी नुसंतारा बनी है। ठीक है, सर्वाधिक अगर विश्व में मुस्लिम आबादी वाला क्वेश्चन पूछ ले तो कौन सा होगा, इंडोनेशिया होगा। और सर्वाधिक द्वीपों वाले देश की भी अगर बात करी जाए तो कौन सा देश होगा, इंडोनेशिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। एससीओ यानी एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन 2023 का शिखर सम्मेलन अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, वीवीआईपी है। संघाई सहयोग संगठन जिसकी अध्यक्षता अभी शिखर सम्मेलन की किसको मिली है, भारत को मिली है 2023 के अंदर। जब बात हो रही है संघाई सहयोग संगठन की तो अपन बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1996 को। इसके हेडक्वार्टर की अपन बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय बीजिंग है। इसका मुख्यालय कहां पे है, बीजिंग के अंदर है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं तो अपन को पता होना चाहिए, कुल सदस्य कितने हैं, 9 है। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य है और निम्न में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है। तो बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अपन देख सकते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला कजाकिस्तान, दूसरा कैसे किर्गिस्तान, तीसरा हो जाएगा उज्बेकिस्तान, चौथा हो जाएगा तजाकिस्तान। इस प्रकार 4 नाम बड़े आसानी से अपन ने देख लिए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ध्यान रहे आप दोस्तों, आपको यहाँ अफगानिस्तान या पाकिस्तान मत कर देना, ये दोनों देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 4 देश ये हो गए। 4 देश और भी आसान है, भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक, इस प्रकार कितने देश हो गए, 8 देश हो गए। और ये 8 देश तो आपको याद रखने हैं, 9 देश टोटल है। नवीनतम सदस्य देश ईरान है। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि एससीओ के सदस्य देशों को याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, चीन है और रूस है और पाकिस्तान है। और नवीनतम सदस्य देश कौन सा हो गया, ईरान हो गया है। अगर आपको आसियान का नवीनतम सदस्य देश पूछें तो पूर्वी तिमोर है। अगर आपको आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश पूछे तो अपन पढ़ के आए थे, उस देश का नाम क्या है, एंडोरा है। तो नामों में जरा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2023 जिसकी अध्यक्षता किसको मिली है, भारत को मिली है। अगर अपन बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई, 1996 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग के अंदर, इसका चीन के अंदर हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 9 है। 9 के 9 देश अपन आसानी से याद रख सकते हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है। और नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है, ईरान बना है। इंपॉर्टेंट है, नवीनतम सदस्य देश हाल ही में एससीओ का कौन सा बना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा तथा अन्य विदेशी भाषाओं का प्रयोग क्या कर दिया, निषेध कर दिया। अगर ऐसा कोई प्रयोग करता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और देश का नाम क्या है, इटली है। ऐसा करने वाला देश कौन सा है, इटली है। जब इटली की बात हो रही है तो हम 2-4 बातें इटली के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। इटली की राजधानी का नाम क्या है, रोम। इटली की राजधानी कौन सी है, रोम है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रोम किस के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। अभी अपन पढ़ के आए थे न्यूयॉर्क, जहां पे अपन किसका मुख्यालय बताया था, यूएनओ का। यूएनओ का मुख्यालय वाला जो न्यूयॉर्क है वो कौन सी नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। और अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, इटली की। अगर इटली की बात करें तो अपन बता सकते हैं कि इटली के अंदर जो इसकी राजधानी है वो है रोम, और किस नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। हाँ, अगर ये आपको पूछ ले कि इटली की गंगा, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। नाम क्या है नदी का, पो नदी है। अगर बात करें आपको इटली की पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। इटली की महिला पीएम है, और महिला पीएम का अपने को नाम पता होना चाहिए। इटली की महिला पीएम का नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिया किसकी हेड है, आईएमएफ की है। ये कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। वो क्रिस्टीना जॉर्जिया है, और ये कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है। ये इटली की क्या हो गई है, पीएम है। महिला है, इसलिए अपने को याद रखना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। भारतीय हॉकी टीम, ठीक है, के नए कोच कौन है, क्रेग फुलटन है। ये क्रेग फुलटन है, नाम को जरा इसको संशोधन कर लेना। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं, क्रेग फुलटन बने हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान कौन है। मैं आपको बता दूं, हॉकी टीम है, कोच बने हैं क्रेग फुलटन, और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और महिला हॉकी टीम कप्तान। पुरुष टीम की बात करें तो मनप्रीत सिंह इसके क्या है, कप्तान है। और महिला टीम की बात करें तो सविता पूनिया है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि हाल ही में किसे भारत की पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम क्या होगा, क्रेग फुलटन होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान कौन है, तो उसकी कप्तान का नाम है सविता पूनिया। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या है, मनप्रीत सिंह। आगे बढ़ते हैं अपन। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ पे है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, भारत के अंदर है। और इसके अंदर नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला का नाम क्या है, शिवा चौहान है। महिला का नाम क्या है, शिवा चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महिला का नाम क्या हो गया, शिवा चौहान हो गया है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था। सूडान के अंदर जो अभी भारत के लोग जो फंस गए थे, जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उसके अंदर भारत के लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या होगा, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। इसी प्रकार भारत सरकार जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड लेवल के ऊपर और भारत के लोग कहीं भी फंसे होते हैं तो उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन समय समय पर चलाती रहती है। और विश्व के कोई भी दूसरे देश जो परेशान होते हैं, वो आपदा से घिरे हुए होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए भी ऑपरेशन चलाती है। जैसे अभी तुर्की के अंदर भूकंप आया था, ठीक है, तो तुर्की भूकंप के अंदर भारत के कोई लोग फंसे नहीं थे, लेकिन भारतीय लोगों को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने एक दल भेजा था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की भूकंप में सहायता के लिए, ठीक है। अगर आपको पूछ ले ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, ठीक है,
ऑपरेशन गंगा, आपको पता हो तो रूस और यूक्रेन के अंदर वर्तमान में युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो भारत के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे फंस गए थे। उन स्टूडेंटों को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए रूस और यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर भारतीय जो छात्र है वहाँ पे पढ़ाई के लिए, या जो भी लोग थे भारत के, वो वहाँ पे फंसे हुए थे, और उनको बचाने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, उसने ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? ऑपरेशन गंगा रखा था। तुर्की भूकंप के अंदर रखा था सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त। और आपको पता है कि सूडान के अंदर गृह युद्ध हो रहा था, और सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। कावेरी भारत की नदी भी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर वह कौन सी एकमात्र नदी है जो 2 मानसून से बारिश प्राप्त करती है, तो उस नदी का नाम भी कौन सा है? कावेरी नदी होगा। अगर कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अगर आपको कावेरी नदी के ऊपर परियोजनाएं पूछ ले तो कावेरी नदी के ऊपर परियोजनाएं मेट्टूर परियोजना चल रही है, और शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पे चल रही है? कावेरी नदी पे चल रही है। अगर आपको पूछ ले कि भारत की सबसे प्राचीनतम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शिव समुद्रम जल परियोजना ये क्या है? सबसे पुरानी है। अगर आज़ादी के बाद की पूछे तो आप बता सकते हो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो दामोदर नदी के ऊपर चल रही है, वो आज़ाद भारत की क्या है? पहली परियोजना है, बहुउद्देशीय। ठीक।